हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है 20 MCQ सीरीज में। और आज हमने लिया है मॉडर्न हिस्ट्री का चैप्टर ब्रिटिशर्स एक्सपेंशन, ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार या विजय। इसी से संबंधित ये 20 MCQ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? इसका आंसर होगा लॉर्ड क्लाइव ने। रॉबर्ट क्लाइव जो है प्लासी के युद्ध में जो है अंग्रेज सेना का नेतृत्व किया था। और यह युद्ध है जो दोस्तों 1757 में जो 23 जून 1757 को होता है। एक तरफ बंगाल का शासक जो है सिराजुद्दौला और दूसरी तरफ रॉबर्ट क्लाइव। लेकिन इस युद्ध के पहले रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा मीर जाफ़र जो कमांडर इन चीफ था, राय दुर्लभ जगत सेठ वहाँ का एक प्रभावशाली बैंकर था और अमीन चंद एक प्रमुख व्यापारी था, उसके साथ उसने एक गुप्त गठबंधन कर लिया था। इसके कारण जब युद्ध शुरू होता है तो मीर जाफ़र और राय दुर्लभ के नेतृत्व में नवाब की एक सेना जो है उसका बड़ा हिस्सा भाग नहीं लेती है और नवाब की हार होती है, वो मारा जाता है। तो ये युद्ध पहले से ही तय था, यह एक छद्म छलावा था। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियनों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? इसका आंसर होगा अलवर्दी खां। अलवर्दी खां जो है उसने तुलना, जो यूरोपियन है उनकी तुलना मधुमक्खियों से किया है कि ये मधुमक्खियों की तरह है, अगर इन्हें छेड़ा जाएगा तो ये काटेंगी, अगर नहीं छेड़ा जाएगा तो ये शहद देंगी। अलवर्दी खां दोस्तों 1740 में गिरिया के युद्ध में सरफराज खां को हराकर सत्ता हासिल करता है, बंगाल का शासक बनता है। तो इसने यह कहा था कि यूरोपियन की तुलना मधुमक्खियों से की थी। अगला क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध में मीर कासिम की सेना को पराजित करने वाली अंग्रेजी सेना का अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों जो बक्सर का युद्ध था उसमें अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व किया था हेक्टर मुंडो के द्वारा किया गया था। एक तरफ हेक्टर मुंडो और दूसरी तरफ बंगाल का शासक मीर कासिम और अवध का नवाब शुजाउद्दौला और जो मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय थे। तो इसमें अंग्रेज विजयी हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने यह कहा है कि सन 1765 ईस्वी में से 1772 ईस्वी की अवधि तक बंगाल की सरकार एक डाकू राज्य थी? तो दोस्तों एक के.एम. पनिकर का कहना है कि बंगाल की सरकार एक डाकू राज्य था, वहाँ एक अराजकता की स्थिति थी, लोगों पे अधिक कर वसूला जा रहा था, भ्रष्टाचार अपनी चरम स्थिति पे था, दस्तक प्रथा का उल्लंघन किया जा रहा था। इन सब चीज़ों के कारण वहाँ एक डाकू राज्य की स्थिति बनी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा मोहम्मद रजा खान। थोड़ा इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। इलाहाबाद की जो संधि, उसके पहले बक्सर का युद्ध होता है 1764 ईस्वी में 22 अक्टूबर। और इस युद्ध में अंग्रेज विजयी होते हैं। एक तरफ तो अंग्रेज होते हैं, दूसरी तरफ जो बंगाल का नवाब मीर कासिम और शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। तो अंग्रेज़ों के द्वारा दो संधि, इलाहाबाद की संधि की जाती है और इस संधि के माध्यम से अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी राजस्व वसूलने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो इसी राजस्व वसूलने के लिए बंगाल में मोहम्मद रजा खान को नियुक्त किया गया और बिहार में सिताब राय को नियुक्त किया गया उपदीवान के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए यूरोपियन युद्धों में से किसने भारतवर्ष में प्रथम कर्नाटक युद्ध भड़का दिया था? इसका आंसर होगा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध। उसी युद्ध के कारण भारत में भी कर्नाटक युद्ध जो है, प्रथम कर्नाटक युद्ध भड़क गया और 1746 से 1748 ईस्वी के बीच चला। लास्ट में एक्सला चप्पल की संधि होती है 1748 ईस्वी में और फिर शांति की स्थापना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान ने निम्नलिखित पुत्रों में से बंधक के रूप में श्रीरंगपट्टम के समझौते में अंग्रेज़ों को नहीं दिया था? तो दोस्तों श्रीरंगपट्टम की संधि होती है 1792 ईस्वी में, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। इसमें टीपू सुल्तान की हार होती है और हार के कारण इसे श्रीरंगपट्टम की संधि करने पर मजबूर होना पड़ता है। और संधि में कुछ अपमानजनक शर्तें भी थीं। इसमें प्रमुख शर्तें थीं कि टीपू को आधा राज्य अपना देना पड़ेगा अंग्रेज़ों को, और दूसरा क्षतिपूर्ति के रूप में 3 करोड़ रुपया, और अपने 2 पुत्रों को अंग्रेज़ों को बंधक के रूप में सौंपना था। इसी में फतेह हैदर को इसमें शामिल नहीं किया गया था, बाकी अब्दुल खालिक और मजुद्दीन इसमें शामिल थे बंधक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरब का साम्राज्य हमारे पैरों पर है, यह कथन संबंधित है? तो दोस्तों ये कथन संबंधित है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी से संबंधित है। जब लॉर्ड वेलेस्ली ये आता है 1798 ईस्वी में, इसने सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत करता है और सबसे पहले वो जो हैदराबाद के निज़ाम है उसके साथ उसने सहायक संधि करता है
और जो मराठे होते हैं उनको लालच देकर के अपने तरफ कर लेता है। इसके बाद ये चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू करता है और इस युद्ध में टीपू सुल्तान वीरगति को प्राप्त हो जाता है। तो ये उसी समय का ये कथन है, पूरब का साम्राज्य हमारे पैरों पर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय था? तो ये आंसर होगा अवध। अवध एक बफर स्टेट के रूप में था, बफर स्टेट था और वहाँ से अंग्रेजों को बहुत बड़ा राजस्व प्राप्त हो रहा था, तो ये दुधारू गाय के रूप में ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय राज्य कौन सा था जिसने लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे? अभी मैंने बताया दोस्तों 1798 ईस्वी में सहायक संधि करने वाला हैदराबाद का निजाम प्रथम शासक था। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? तो सिक्किम का विलय लॉर्ड डलहौजी ने किया था, लेकिन सिक्किम का दोस्तों पूर्ण रूप से विलय 36वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था 1975 में। अगला क्वेश्चन है कि विलय पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। आपको सजाना है कि सब पहले किसका विलय होता है, इसके बाद किसका विलय होता है। तो सतारा, झांसी, बघाट, उदयपुर। तो दोस्तों इसमें सबसे पहला होगा सतारा 1848 ईस्वी में, इसके बाद बघाट 1850 ईस्वी, इसके बाद उदयपुर 1852 और लास्ट में झांसी 1853। ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में सब विलय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कर्नाटक युद्ध है उसके संदर्भ में ये कथन है, प्रथम कर्नाटक युद्ध की प्रमुख घटना सेंट थॉम की लड़ाई थी। ये बिल्कुल सही कथन है। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1747 ईस्वी सेंट थॉमस के युद्ध भी कहा जाता है, सेंट थॉम का युद्ध। द्वितीय कर्नाटक युद्ध निजामुल मुल्क की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी संघर्ष के कारण हुआ, ये भी कथन सही है। तीसरा कर्नाटक युद्ध की लड़ाई अंबर का युद्ध के रूप में हुई थी, ये कथन गलत है दोस्तों। द्वितीय कर्नाटक युद्ध को ही अंबर का युद्ध के रूप में कहा जाता है। और तृतीय कर्नाटक युद्ध है वांडीवास की लड़ाई कही जाती है और वांडीवास का संधि होता है 1760 ईस्वी में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में, जिसमें कथन 1 और 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें 2 कथन दिए हुए हैं। टीपू अपनी सेना को यूरोपीय तर्ज पर संगठित किया था, ये कथन बिल्कुल सही है। टीपू सुल्तान के द्वारा जब फ्रांसीसी उसके साथ सहयोग करके जो अपनी सेना थी टीपू की, उसको यूरोपीय तर्ज पर उसने संगठित किया था। दूसरा है, टीपू द्वारा लिखे गए सैन्य मैनुअल में रॉकेट संचालन की विस्तृत व्याख्या की गई थी, ये भी कथन सही है। तो दोनों कथन सत्य है, इसमें सी आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें युग्म में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है देखना है। हेक्टर मुंडो बक्सर का युद्ध में बिल्कुल सही है। लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध, ये भी सही है 1814-15। लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ये भी सही है। लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये कथन गलत है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध इस समय लॉर्ड हेस्टिंग्स ही था, उसी का गवर्नर जनरल वही था। आंग्ल नेपाल युद्ध दोस्तों 1814 से 1816 के बीच में हुआ था और इसमें सुगौली की संधि होती है, जिसके कारण से जो नेपाल का कुछ हिस्सा है अंग्रेजों को सौंपना पड़ता है। और इसी के शासनकाल में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में 1817-18 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष कौन था? मैंने कल ही बताया था कि 1700 ईस्वी में बंगाल में फोर्ट विलियम की स्थापना की जाती है। इसके पहले अंग्रेज़ों के द्वारा जो है गोविंदपुर, सुल्तानयुती और कोलकाता का जो कालीकता उस समय था, 1200 रुपये देकर के इन तीनों गाँवों को खरीद लिया जाता है। वहीं पे फोर्ट विलियम की स्थापना की जाती है और इसका प्रथम अध्यक्ष जो है चार्ल्स सायर को बनाया जाता है। मैंने कल बताया था, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अवध के नवाब की प्रथम राजधानी थी? तो दोस्तों इसका आंसर होगा फैजाबाद। अगला क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो आंग्ल बर्मा युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड एम हर्ष था और उसका शासनकाल था 1823 से 1828। और प्रथम जो आंग्ल बर्मा युद्ध होता है 1824 से 1826 ईस्वी के बीच में। यह युद्ध है याडूब की संधि 1826 में के साथ समाप्त होता है और इस संधि के तहत बर्मा को अपनी जो भूमि का बड़ा हिस्सा जो है ब्रिटिश को देना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, बाजीराव द्वितीय को दी जाने वाली पेंशन नाना साहब को दिए जाने वाले
दिए जाने हेतु पैरवी के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के समक्ष लंदन कौन गया था? तो ये अजमुल्ला खां गए थे। बाजीराव द्वितीय को जब पेंशन दिया जा रहा था और इनकी मृत्यु के बाद जो है इनके दत्तक पुत्र नाना साहब ने इस पेंशन पर अपना अधिकार जताया। उसी के पैरवी हेतु जो है इन्होंने अजमुल्ला खां को लंदन भेजा था, लेकिन ये फिर सक्सेसफुल नहीं हो पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंग्ल मराठा युद्ध के संबंधित निम्नलिखित कथन संधियों को पढ़ें और सजाना है। पहले संधि कौन हुआ था, इसके बाद कौन हुआ था। तो दोस्तों पहले है बसिन की संधि, इसके बाद देवगांव की संधि, 3-2-1 होगा। इसके बाद लास्ट में अर्जुन गांव की संधि। इसका आंसर डी होगा। देख लेते हैं इन संधियों के बारे में। दोस्तों जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ उसके बाद 1782 में सलवाइन की संधि होती है और इस संधि के साथ जो है मराठा और ब्रिटिश इंडिया के बीच में 20 वर्ष के लिए एक शांति स्थापित होती है। और जब नाना फडणवीस रहता है तब तक ये शांति कायम रहती है, लेकिन नाना फडणवीस की मृत्यु के बाद जो मराठे हैं आपस में उनमें टूट फूट हो जाती है और 5 भागों में बढ़ जाते हैं और आपसी रंजिश बहुत बढ़ जाती है इनके बीच में। इसी के साथ ही जो 1802 में पेशवा बाजीराव द्वितीय है वो अंग्रेज़ों के साथ में ये बसिन की संधि कर लेता है सेफ्टी हेतु। और देवगांव की संधि 1803 में जो मराठा शासक हैं रघुजी भोसले वो करते हैं। और लास्ट में सुरजी अर्जुन गांव की संधि है वो भी जो मराठा शासक दौलतराव यानी सिंधिया के बीच में होती है, अंग्रेज और सिंधिया के बीच में। तो ये तीनों संधियाँ होती है, ये इसी क्रम में देखना था। तो पहला बसिन की संधि 1802 में, देवगांव की संधि 1803 में 17 दिसंबर और अर्जुन गांव की संधि 1803 में ही 30 दिसंबर। इसी क्रम में ये द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध भी शुरू होगा, 1802 से 1805 के बीच में चलेगा। लास्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, भारतीय शासक के किसी दत्तक पुत्र को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया जा सकता था। ये कथन बिल्कुल सही है। इस सिद्धांत का प्रयोग 1848 से 1856 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड डलहौजी ने किया। ये भी सही है। तीसरा है, डलहौजी ने अपने गवर्नर जनरल के रूप में 8 वर्ष के शासनकाल के दौरान भारत में ब्रिटिश साम्राज्य में 7 राज्यों का सम्मेलन किया। ये कथन गलत है दोस्तों, 7 नहीं 8 होगा। उसने 8 राज्यों को सम्मिलित किया था व्यक्तिगत सिद्धांत के डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत। मैंने ऊपर दिखाया था, यही फिगर था। इसमें देखिए 8 राज्य हैं, सतारा, संबलपुर, जयपुर, बघाट, उदयपुर, नागपुर, झांसी और अवध। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने रिंग फेंस की नीति की शुरुआत की थी? तो दोस्तों ये वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा यह शुरू किया था रिंग फेंस की नीति। और इसका उद्देश्य जो था कंपनी की सीमाओं की रक्षा के लिए एक बफर जोन निर्मित करना और इस हेतु जो अपने पड़ोसियों की सीमाओं की रक्षा के लिए नीति थी। और वारेन हेस्टिंग्स ने इस नीति के तहत मराठों और मैसूर के खिलाफ युद्ध में ये इस्तेमाल किया था। तो दोस्तों आज के सीरीज में 20 MCQ में इतना ही था। थैंक यू।